अरे यार, बजाज ऑन्टो के हालिया गिरावट के बारे में ज्यादा लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो निवेशकों और बाजार के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है। बजाज ऑन्टो, जो भारत की प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है, के शेयरों में अचानक इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। आप नंबर सुनकर हैरान रह जाएंगे। बजाज ऑन्टो के शेयरों में 10% की गिरावट कोई छोटी बात नहीं है। यह गिरावट न केवल कंपनी के लिए बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक चिंता का विषय है। 17 अक्टूबर को बजाज ऑन्टो के शेयर्स सुबह के ट्रेड में 10% से ज्यादा गिरकर RS10 414 पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल हर किसी के मन में है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण कंपनी के Q2 अर्निंग्स का उम्मीद से कमजोर होना है। कंपनी ने Q2 अर्निंग्स में उम्मीद से कमजोर नतीजे दिखाए। नेट प्रॉफिट सिर्फ 9% बढ़ा, जो एनालिस्ट के एस्टिमेट से कम था। ये नतीजे निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका थे, क्योंकि वे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करते थे। बजाज ने भारत में टू व्हीलर सेल्स के ग्रोथ फोरकास्ट को भी घटा दिया। पहले 5 to 8% था, वो अब सिर्फ 5% रह गया। ये संकेत देता है कि कंपनी को भविष्य में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रेवेन्यू 22% बढ़कर RS13 127 करोड़ हो गई। फिर भी मार्केट का रिस्पॉन्स बहुत खराब रहा। ये दिखाता है कि केवल रेवेन्यू बढ़ने से ही निवेशकों का विश्वास नहीं बढ़ता, बल्कि कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी महत्वपूर्ण होते हैं। एनालिस्ट सावधान हैं, क्योंकि गाइडेंस को घटा दिया गया है। यह एक संकेत है कि कंपनी को आने वाले समय में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है। उन्हें अपने निवेश को लेकर और भी सतर्क रहना होगा और कंपनी के प्रदर्शन पर नजर रखनी होगी। इतने उतार चढ़ाव के साथ क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस और बदले हुए फोरकास्ट पर नजर रखना बहुत जरूरी है। निवेशकों को यह समझना होगा कि बाजार में स्थिरता नहीं है और उन्हें अपने निवेश को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमेशा इन्फॉर्म्ड रहें और रिस्क कम करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में वैरायटी लाएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को विभिन्न सेक्टर्स में विभाजित करें, ताकि किसी एक सेक्टर में गिरावट का असर आपके पूरे पोर्टफोलियो पर न पड़े। फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपको बाजार की ताज़ा खबरों से अपडेटेड रखेगा और आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। बजाज ऑन्टो के शेयरों में आई इस गिरावट से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाजार में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहें और अपने निवेश को लेकर जागरूक रहें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपने निवेश को समय समय पर रिव्यू करते रहें और बाजार की स्थिति के अनुसार अपने निवेश रणनीति में बदलाव करते रहें। निवेश में सफलता पाने के लिए आपको बाजार की ताज़ा खबरों और ट्रेंड्स पर नजर रखनी है। इसके अलावा अपने निवेश को लेकर एक लंबी अवधि की दृष्टि रखें और छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। अंत में ये याद रखें कि निवेश एक लंबी अवधि का खेल है। धैर्य रखें और अपने निवेश को लेकर एक स्पष्ट रणनीति बनाएं। इससे आपको बाजार के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद मिलेगी और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। दोस्तों, बजाज ऑन्टो के शेयरों में आई इस गिरावट से घबराएं नहीं, बल्कि इसे एक जीत के रूप में लें और अपने निवेश को और भी मजबूत बनाएं। फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपको बाजार की ताज़ा खबरों से अपडेटेड रखेगा और आपको सही निवेश निर्णय लेने में मदद करेगा। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑन्टो, जो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, हमेशा से ही अपने इनोवेटिव और किफायती बाइक्स के लिए जाना जाता है। कंपनी ने समय समय पर ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो न केवल परफॉर्मेंस में बेहतरीन होते हैं, बल्कि युवाओं के दिलों पर भी राज करते हैं। और अब बजाज पल्सर N125 की फोटोज तो लॉन्च से पहले ही लीक हो गई। ये लीक हुई तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं और बाइक प्रेमियों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इस नई बाइक के बारे में जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं। ये न्यू बाइक, जो बजाज की पल्सर सीरीज का पार्ट है, अपने स्लीक डिजाइन और मॉडर्न फीचर्स से बज़ क्रिएट कर रही है। पल्सर सीरीज हमेशा से ही अपने स्टाइलिश और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स के लिए जानी जाती है और N125 भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाली है। लीक हुई फोटोज में देखो यार, बाइक को एकदम न्यू और एग्रेसिव लुक दिया गया है।
इसका डिजाइन इतना आकर्षक है कि पहली नजर में ही दिल जीत लेता है। बाइक के फ्रंट से लेकर बैक तक हर एंगल से इसे देखने पर एक प्रीमियम फील आता है। न्यू ग्राफिक्स हैं, अपडेटेड हेडलैम्प है और शार्प बॉडी लाइंस हैं, सुपर स्पोर्टी फील आ रहा है। बाइक के हेडलैम्प्स को एक नया और मॉडर्न लुक दिया गया है, जो रात में राइडिंग को और भी सेफ और स्टाइलिश बनाता है। इसके अलावा बाइक के बॉडी पर दिए गए शार्प ग्राफिक्स इसे और भी स्पोर्टी बनाते हैं। बजाज की पल्सर सीरीज तो हमेशा से परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी का मिक्स रही है और N125 से भी सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बजाज की बाइक्स ने हमेशा से ही अपने ग्राहकों को बेहतरीन परफॉर्मेंस और किफायती दामों का कॉम्बिनेशन दिया है और N125 भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं होगी। इंजन स्पेसिफिकेशंस और प्राइस डिटेल्स अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुए हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स सोचते हैं कि ये बाइक यंगस्टर्स में सुपर पॉपुलर होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजाज इस बाइक में एक पावरफुल और एफिशिएंट इंजन दे सकता है, जो युवाओं की राइडिंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतरीन बनाएगा। बजाज ऑटो के शेयर्स गिरने के बाद भी कंपनी अपने न्यू ऑफरिंग से मार्केट में धूम मचाने वाली है। बजाज ऑटो ने हमेशा से ही अपने प्रोडक्ट्स के जरिए मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखी है और N125 के लॉन्च के साथ ही कंपनी एक बार फिर से अपने ग्राहकों को सरप्राइज देने वाली है। अगर तुम भी बाइक के क्रेजी हो और बजाज पल्सर N125 के बारे में मोर जानना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट कर दो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अब आता है आज का लेवल का अपडेट। आज दोस्तों लाइव सेशन में हम लोगों ने एक लेवल पोस्ट किया था 24,700 कॉल ऑप्शन 52 का लेवल से बाई बताया गया था और जो एग्जैक्टली .52 का लो बना है कितना बजे 2:24 पे और इंस्टेंटली नेक्स्ट कैंडल में वो 71 का हाई लगाया है और साथ में हमने हैवेल का शॉर्ट एंट्री बताया गया था जो लगभग 100 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है और कल के लिए लेवल जो रहेगा हम लोगों का वो एस्ट्रो रिवर्सल टाइम मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले मैं एक जानकारी ये भी देना चाहूँगा कि 2 दिन पहले मारुति का शॉर्ट एंट्री बताया गया था और वहाँ से मारुति भी लगभग 500 पॉइंट का डाउन मूव देखने को मिला। स्कॉट में भी हम लोगों को अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। कल का एस्ट्रो रिवर्सल टाइम रहेगा सुबह 10:27, 11 बजे, 1:20, 2:40। हैप्पी ट्रेडिंग, सेफली ट्रेड करना। वीडियो को लाइक ज़रूर करें आपको रिवर्सल टाइम अच्छा लगे तो। हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट्स की। जैसा कि आप जानते हैं, इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है। तो चलिए देखते हैं इस तिमाही में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। इस फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट 4.7% बढ़कर 6,506 करोड़ रुपए हो गया है। अच्छा, तो ये तो हो गई मुनाफे की बात, लेकिन रेवेन्यू कैसा रहा? कंपनी का रेवेन्यू भी 5% बढ़कर 37,142 करोड़ रुपए हो गया है। अब बात करते हैं रेवेन्यू गाइडेंस की। इन्फोसिस ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाकर 3.75-4.5% कर दिया है। पहली तिमाही में यह 3 to 4% था। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने क्लाइंट्स से अच्छा खर्च मिलने वाला है और आने वाले महीनों में इन्फोसिस का परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो सकता है। अगर हम इन्फोसिस की तुलना दूसरी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों जैसे TCS और HCL टेक से करें, तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर नजर आता है। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट्स के 6,831.4 करोड़ रुपए के एस्टीमेट से थोड़ा कम रहा, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले कंपनी ने 2.2% की ग्रोथ दिखाई है। क्लाउड सर्विसेज में लगातार मजबूत होती जा रही है। इससे कंपनी अपने क्लाइंट्स को और भी बेहतर सर्विस दे पाएगी। कंपनी आगे भी नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करती रहेगी और अपने क्लाइंट्स के लिए वैल्यू क्रिएट करने पर फोकस करेगी। तो दोस्तों, ये थी इन्फोसिस के Q2 रिजल्ट्स की जानकारी। अगर आप शेयर मार्केट और कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। गैप 2S, हम आपको ऐसी ही रोमांचक और जरूरी खबरों से अपडेट रखेंगे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाय दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं विप्रो के क्यूड के नतीजों के बारे में। विप्रो ने इस क्वार्टर में अपने मुनाफे में 21% की जबरदस्त बढ़ोतरी की है, जो अब RS 209 करोड़ हो गया है। कंपनी ने अपने कामकाज में भी काफी सुधार दिखाया है। इसका रेवेन्यू बढ़कर RS 125 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल से 5% ज्यादा है। इसके साथ साथ कंपनी ने कई नए कस्टमर्स भी जोड़े हैं और अपने डिजिटल और क्लाउड सर्विसेज में भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। विप्रो के CEO की कंपनी अपने इंपॉर्टेंट गोल्स पर फोकस कर रही है और आगे भी अपने कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विसेज देती रहेगी। अगर हम विप्रो को दूसरी IT कंपनीज से कंपेयर करें तो भी इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा लगता है। विप्रो ने अपने इन्वेस्टर्स को भी खुश किया है और एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो दोस्तों, ये थी विप्रो के क्यूड रिजल्ट्स की जानकारी। अगर आप शेयर मार्केट और कंपनीज के परफॉर्मेंस के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। हम आपको ऐसी ही एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट खबरों से अपडेट रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम IRCTC के स्टॉक की कीमतों में आई गिरावट के बारे में बात करेंगे। ये गिरावट भारतीय रेलवे के ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन करने के फैसले के बाद आई है। ये बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। अभी ट्रेन की टिकटें 120 दिन पहले से बुक की जा सकती हैं। इस पॉलिसी में बदलाव से IRCTC पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि इसका लगभग 80 to 85% रेवेन्यू ई-टिकटिंग से आता है, जो कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट है। एनालिस्ट्स का मानना है कि बुकिंग साइकिल कम होने से कैंसलेशन कम हो सकते हैं और IRCTC के लिए स्प्रेड्स भी कम हो सकते हैं। इसके बावजूद IRCTC ने जून क्वार्टर के लिए साल दर साल नेट प्रॉफिट में 33% की बढ़ोतरी बताई है। रेवेन्यू में भी 11.8% साल दर साल की ग्रोथ देखी गई, जो RS 120.2 करोड़ तक पहुंच गया। अकेले इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस ने RS 19 करोड़ का रेवेन्यू दिया, जो पिछले साल के RS 290 करोड़ से ज्यादा है। सितंबर 2024 क्वार्टर तक सरकार के पास कंपनी में 62.40% हिस्सेदारी है। गुरुवार को IRCTC के शेयर 2.36% गिरकर RS 55 पर बंद हुए। 2024 में अभी तक इस स्टॉक ने अपने कॉम्पिटिटर्स से कम परफॉर्म किया है और 2% तक गिरा है। स्टॉक मार्केट और कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।